हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक से रिलेटेड फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2016 के 61 से लेकर के 80 तक के प्रश्न। 61 से 80 का मतलब 50 प्रश्न आपके आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके, तो उसमें 61 के बाद 80 तक हम लोग फुल डिटेल अध्ययन करेंगे। एक एक प्रश्न में कम से कम 5-5 प्रश्न को समझेंगे। जितने चारों ऑप्शन है सबका डिटेल में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न ये कहाँ गया जी, 2016 साइंस। ये क्वेश्चन ये आपका है ये प्रश्न। तो ये जो है 62वां प्रश्न है आपका ये सामने। वह बिंदु जिससे किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं। ये 62वां प्रश्न है। इसमें क्या कह रहे हैं कि वह बिंदु जिससे किरणें बिना विचलित हुए चलती हैं, वो बिंदु क्या है? ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम इसमें क्या होता है। देखिए ये थोड़ा छोटा कर दें। तो वो बिंदु देखिए, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, तो दर्पण में अलग बात होती है, दर्पण में वक्रता केंद्र से होता है और लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है। तो यहाँ दोनों दे दिया है ना, तो दोनों को हम समझ के चलते हैं कि देखिए कब क्या लगाएंगे। देखिए ये दर्पण अगर है, क्या है? दर्पण है। दर्पण का ये होता है केंद्र। केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस गोले से बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब और वक्रता केंद्र और इसके ये जो परावर्तक तल होता है, इधर अगर हम पॉलिश कर दिए हैं तो परावर्तन इससे होगा। और ये मध्य बिंदु ये जो होता है ये क्या होता है? ध्रुव। और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो है ये क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। या क्या होती है? मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं, ये सारी बातें हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण आ रही, कैसे आ रही है? मुख्य अक्ष के यदि समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, तो वो ये मान लो समांतर आ रही है, तो वो फोकस बिंदु से होके जाती है। पहली बात हो गया। और दूसरी बात, यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होके आती है, ये लीजिए फोकस बिंदु से अगर होके आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, इसमें वक्रता केंद्र से होकर के यदि प्रकाश की किरण आ रही है, कहाँ से? वक्रता केंद्र से आ रही है, तो ये बिना विचलित हुए, बिना मुड़े वहीं से वापस चली जाती है। ठीक है, वहीं से वापस चली जाती है उसी मार्ग से। ठीक, अब आगे देखते हैं हम। देखिए विचलित होने वाली बात कर रहे हैं, तो विचलन किसमें होता है? विचलन किसमें होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो अब देखिए ये बात हो गई दर्पण में। अब देखेंगे हम लोग लेंस में यही बात। कहाँ देखेंगे? लेंस में। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए जी, ये समझेंगे हम लोग लेंस में। अब अच्छा, इसको जो है कैसे हटाया जा सकता है? नहीं, चलिए बाद में देखेंगे। तो यहाँ लेंस में आप देखेंगे, देखिए लेंस में क्या होता है? ये मुख्य अक्ष आपका हो गया, दोनों तरफ ये ध्रुव होते हैं, एक तरफ P1 इधर P2, तो P1 वाला ये इधर इसका वक्रता केंद्र इधर C1, और P2 का गोला बनाएंगे तो इधर वक्रता केंद्र C2 बनेगा। ठीक, और ये देखिए ये बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? वो बिंदु, देखिए यदि प्रकाशिक केंद्र, चलिए ये भी समझ लेते हैं यहीं पे हम। प्रकाशिक केंद्र होता क्या है? ये मान लो लेंस है। ठीक, ये हुआ मुख्य अक्ष। अब इसमें प्रकाश की किरण ऐसे आई, अब विरल से सघन में जाती है तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ से इस तल पर हम एक अभिलंब खींचेंगे तो ये क्या होगा? सीधे इसको ऐसे निकलना है
लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये इस प्रकार से मान लो यहाँ से आई, फिर अभिलंब मिलेगा, फिर यहाँ से मुड़ेगी। तो ये देखिए ये आपकी आपतित किरण हो गई। ये लो भैया आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण, और ये बाहर निकलने वाली निर्गत किरण है। तो जब आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है ना, तो ये भीतर जो अपवर्तित किरण होती है मुख्य अक्ष को जहाँ मिलती है ना, उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र समझ में आया क्या है? ये आपतित वाली किरण निर्गत वाली किरण के यदि समांतर हो गई है तो लेंस के भीतर ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलता है वो होता है प्रकाशिक केंद्र। अब लेंस में यदि प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के आती है तो वो सीधे निकल जाती है, देखिए तीनों बातें यहाँ भी होती हैं, वही तीनों बातें कौन कौन सी? समांतर आएगी तो फोकस से आएगी तो समांतर, और वक्रता केंद्र से आ रही है तो वहीं से वापस चली जा रही है, वही बात यहाँ भी होती है। देखिए ये समांतर प्रकाश की किरण आ रही है तो कहाँ जाएगी? फोकस बिंदु से, ये बीच में होगा फोकस बिंदु, ठीक है। और दूसरी बात, और यदि फोकस बिंदु से होकर के आ रही है, कहाँ से? फोकस बिंदु से होकर के अगर आएगी, ये लीजिए फोकस बिंदु से अगर आएगी तो क्या होगा? समांतर होके जाती है। ये बात हो गई, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात कौन सी है? वहाँ वक्रता केंद्र से होकर के जा रही थी, यहाँ कहाँ से जा रही है? ये जा रही है प्रकाशिक केंद्र से। जब प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है तो ऐसे सीधे निकल जाती है ये प्रकाश की किरण। बात समझ में आई? तो लेंस में अपवर्तन होता है, यानी विचलन कहाँ होता है? लेंस में। तो लेंस में विचलन होता है, तो ये लेंस की बात कर रहे हैं, तो वक्रता केंद्र इसका आंसर होगा या प्रकाशिक केंद्र? आप बताइए। वाह क्या बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपका, ये क्या हुआ? एक्टिवेट नाउ, अच्छा तो इसका होगा ये प्रकाशिक केंद्र वाला, ये सही होगा इसका आंसर, ठीक। चलिए ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न यहाँ से। कहाँ चल दिए? ये सारे क्वेश्चन तो हो चुके थे। अच्छा ये आया आपका, ये 62वां प्रश्न आपका अब सामने आया, पर्दे पर वास्तविक छवि। चलिए अब इसको जो है देखेंगे, पर्दे पर वास्तविक छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वास्तविक छवि मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना। देखिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की बात हो रही है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ लेंस बना के पूरा आपको अच्छे से समझा देते हैं कि कब प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये आपका हो गया, चलिए उत्तल लेंस से शुरुआत करते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक, ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस हमने क्यों पहले लिया? क्योंकि अभी अवतल लेंस हम पहले लेते तो आपको आंसर तुरंत पता चल जाता, उत्तल में आप ध्यान नहीं देते, तो इसलिए हम पहले उत्तल लेंस लेते हैं। चलिए तो इसमें ये हो गया आपका फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र, फिर इधर भी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र, ये बातें हो गई। अब इसमें जो है प्रकाश की किरण देखिए जब समांतर आएगी, कैसे आएगी? समांतर आएगी। चलिए किरण के लिए लाइन खींचते हैं वैसे। तो जब प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो वो कहाँ से जाएगी भाई? फोकस बिंदु से होके जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस बिंदु से। और फिर अगली बात ये लीजिए, जब वक्रता की ये फोकस, दो फिगर बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे समय लग जाएगा। तो फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर जब वस्तु होती है, कहाँ होती है? फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर जब भी वस्तु होती है तो ये आने के बाद फोकस बिंदु से होके आ रही, अब यहाँ से जो है ये वक्रता केंद्र से होके आएगी, ये प्रकाशिक केंद्र से होके आएगी, तो ये सीधे निकल जाएगी। तो जहाँ मिलना है इसको, ये वहीं पर प्रतिबिंब इसका बन जाता है, ठीक इस प्रकार से। अब ये वास्तव में प्रकाश की किरण इधर आ रही तो इसमें बन रहा है कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है,
ठीक है, इसमें वास्तविक बन गया। तो जब भी समझिए फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर जब वस्तु होती है तो इसमें प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, और उल्टा जब भी वास्तविक होगा, इतनी बात अच्छे से दिमाग में रखिए कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वो उल्टा भी होता है, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो तो या अवतल दर्पण हो। तो यदि प्रतिबिंब जो है क्या होगा, वास्तविक होगा, तो वो उल्टा भी होगा। बात समझ में आई। और दूसरी बात भी यहीं याद रख लीजिए, क्या कि जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, तो वो होगा सीधा। हमेशा आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, या कह लीजिए सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, चलिए अब एक बात और यहाँ पे समझ लेते हैं कि लेंस में जो है वो जब फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर जब वस्तु होती है तो वास्तविक और उल्टा बनता है, और फोकस बिंदु से नज़दीक आती है तो आभासी और सीधा हो जाता है। तो चलिए इसको भी जो है बना के हम लोग देख लेते हैं। ये लीजिए उत्तल लेंस आपका हो गया, और यहाँ से हम ले लेते हैं एक लाइन। ये लाइन आपकी हो गई भाई। ठीक, अब इसमें जो है हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर दें, होगा कि नहीं होगा, चलिए छोड़िए। अब इसमें जो है जब फोकस बिंदु से नज़दीक होगी वस्तु, कहाँ होगी, फोकस बिंदु से नज़दीक जब वस्तु होगी तो ये देखिए समांतर जो आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से, ये लीजिए। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र वाली ऐसे ही निकल जाएगी। अब इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं मिलेगी इस प्रकार से, तो इधर पीछे तो जाती नहीं है, पीछे ये जाती नहीं, यहाँ जो है ये आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। बात समझ रहे हैं। चलिए इसको डॉट डॉट कर दें, ये लो। ठीक, तो ये प्रतिबिंब बनेगा कैसा, आभासी प्रतिबिंब, ये बन जाएगा सीधा और आभासी बनेगा। समझ गए, ये लेंस की बात हो गई। अब देखेंगे हम लोग दर्पण की बात। देखिए दर्पण में क्या होता है कि दर्पण में ले लेते हैं, ये लेंस उत्तल लेंस हो गया, हमें तो लेंस ही देखना है ना, तो अवतल लेंस में देखते हैं। चलिए ये आपका हो गया अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस में ये प्रकाश की किरण आ गई, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें प्रकाश की किरण देखिए जब आएगी, कहीं भी वस्तु हो ऐसे आएगी तो ये दूर हट जाएगी, समांतर होके आ रही है तो फोकस बिंदु के सीध में जाएगी, इसे पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस के सीध में। ठीक, ये हो गया भाई। अब दूसरी किरण मान लीजिए यहाँ से हम खींच लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से ऐसे, तो इस प्रकार से आएगी तो ये सीधे निकल जाएगी। तो दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं प्रतिबिंब वहीं बनता है, आपको पता है ना। ये दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं, ये डॉट डॉट कर लीजिए भाई, ये डॉट लाइन से आएगी ना, तो ये। ठीक, तो ये बन गया भाई प्रतिबिंब आपका। यहाँ हमेशा प्रतिबिंब इसमें कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। समझ रहे हैं, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक, तो इसमें कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। हमेशा इसमें अवतल में क्या बनता है, आभासी बनता है। और उत्तल में क्या होता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। तो अब क्या करेंगे भाई, अवतल में क्या वास्तविक बनता है, नहीं बनता, मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। उत्तल अवतल दोनों कह रहे हैं, ये भी नहीं। तो उत्तल में तो देखिए वास्तविक बन रहा है ना, प्रत्येक स्थिति में वास्तविक बन रहा है, केवल फोकस और लेंस के बीच में जब आ गई तभी सीधा बना है। तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न आपके सामने है, इसमें क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। पर्दे पर वास्तविक छवि, अच्छा यही फिर से हो गया भाई, ये क्या हुआ, ये लो। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक उत्तल लेंस, अच्छा ये थोड़ा सा चलिए किनारे कर लें। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी है को एक अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी 40 सेमी, अच्छा दोनों फोकस लेंस हैं। एक उत्तल लेंस है, ये क्या कह रहे हैं कि एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस, और इसकी फोकस दूरी जो है वो कितनी है, F1 पहला वाला लेते हैं, फोकस दूरी कितनी है 20 सेमी। ये आपका जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेमी। अब उत्तल की फोकस दूरी प्लस होती है, अवतल की माइनस होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 मान लेते हैं, ये कितना है 40 सेमी। अब बताइए इसको माइनस में लिखें या फिर प्लस में,
अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में। अब देखिए क्या करें हैं कि स्पर्श कराते हुए रखने पर परिणामी लेंस कार्य करेगा। तो मतलब परिणामी लेंस कार्य करेगा उत्तल लेंस की भांति अवतल लेंस या समतल उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं इसको हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये होता है भाई। अब यहाँ पे रखिए 1/f1 कितना है, 1/f1 का मान अब हम रखेंगे। चलिए अलग अलग कलर से एक एक लाइन लिखेंगे ना, अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 1/f1 की वैल्यू कितना है, ये 20 और प्लस 1/, ये हो गया -40। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए भैया। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/f बराबर, आप लोग तो पेन कापी लेकर के यदि बैठे हैं तो सॉल्व कर लिए होंगे, इसका आंसर भी बता चुके होंगे। वाह क्या बात है। तो 20 दूना 40, ये 2 बच गया, -40 1 हो गया। तो 1/f बराबर आपका आया कितना, 1/40, यानी f का मान हो गया 40। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल सही है। तो f का मान ये देखिए धन में आया है। अब अगर धन में आया है तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, माइनस में आया होता तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता। ठीक है, और यदि फोकस दूरी अनंत आ गई होती, फोकस दूरी अनंत आ गई होती तो समतल लेंस की भांति व्यवहार करता। बात समझ में आई। यदि देखिए चलिए यहाँ एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उत्तल लेंस है धन में, अवतल में माइनस में, और यदि समतल है तो इसका क्या होता, अनंत। ठीक है, तो ये धन में आया तो उत्तल वाला यही सही हो जाएगा, इसका आंसर ये ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए तो फिर अगला देखते हैं। ये 63वां प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं कि एक पर्दे पर वास्तविक छवि बनाने के लिए, ये तो हो गया भाई, ये परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य, परिदृश्य मतलब दृश्य प्रकाश समझिए कि जो दिखाई देता है, जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य का परास होता है। देखिए तो दृश्य प्रकाश में कौन कौन सी तरंगें होती है, इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग, डायरेक्ट उत्तर पे ना आते हुए क्रम से अच्छे से इसको समझेंगे हम लोग। देखिए क्या है कि दृश्य प्रकाश में जो है कितने रंग होते हैं, विचलन के आधार पर देखिए ऊपर से नीचे की ओर क्रम से या नीचे से ऊपर की ओर क्रम से कर लेते हैं। क्या क्या, विवग्योर आपको पता है, VI, ये क्या हुआ, इधर लिखें क्या, चलिए इधर लिखें, थोड़ा बड़ी लाइन रहेगी अच्छा लगेगा। तो ये आपकी ये हो गया भाई, तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्रम से क्या, विवग्योर। तो लिखिए भैया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विवग्योर, GY येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्रम से हो गए भाई। तो क्या हिंदी में भी लिखना है, नहीं लिखेंगे। चलिए तो बैगनी रंग ये नीचे है, चलिए यही 2 लिख दे रहे हैं, बैगनी रंग। ठीक, तो बैगनी रंग नीचे है और ये लाल रंग ऊपर है, इतनी बात समझिए, बाकी सब तो आप जान ही रहे हैं। तो ये लाल रंग की जो है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य। और चाल, चलिए ये भी समझ लेते हैं, चाल और तरंग दैर्ध्य जो है ये किसकी ज़्यादा होती है, लाल रंग की। ठीक है, और बैगनी रंग की क्या, बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक भी इसका ज़्यादा निकल के आता है, विचलन भी इसमें ज़्यादा होता है। ठीक, अच्छा ये 3 चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं, बाकी चाल और तरंग दैर्ध्य लाल रंग का ज़्यादा होता है। या जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी बैगनी से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की ओर जैसे जैसे होते जाएंगे हम लोग,
चाल बताइए कम होती जाएगी बढ़ती जाएगी? बैगनी से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड क्रम से आ रहे हैं, तो चाल और तरंग दैर्ध्य क्रमशः क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और फिर नीचे की ओर समझिए, लाल से यानी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट करते जाएंगे तो चाल और तरंग दैर्ध्य क्रमशः घटती जाएगी। चाल तरंग दैर्ध्य वाली बात हो गई। अब प्रकीर्णन, विचलन, अपवर्तनांक समझ लीजिए। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो ये प्रकीर्णन, विचलन, अपवर्तनांक ये क्रमशः बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल रंग की होती है और ये होती है 7800 एंगस्ट्राम। इसको लगभग जो है हम लोग मानते हैं 8000 एंगस्ट्राम। कितना मानते हैं? 8000 एंगस्ट्राम। ये लो भैया 8000, ये मैक्सिमम 8000 एंगस्ट्राम। और न्यूनतम जो है सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैगनी रंग की। और ये मान के चलते हैं, इसमें देखिए दिया है 4000, ठीक है, एंगस्ट्राम। और रियल में कितना होता है वैसे ही समझिए, अक्सर दिया ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको, तो कंफ्यूज मत होइए। ये जो है 4000 से 8000 भी दिमाग में रखे रहिए, और ये 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। देखिए ये 8000 तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जिसका होता है वो होता है, देखिए ये दृश्य प्रकाश हो गया। दृश्य प्रकाश कहाँ से कहाँ तक? 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक के तरंग दैर्ध्य का परास वाला जो होता है प्रकाश, वो दृश्य प्रकाश होता है। अब 8000 एंगस्ट्राम से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है उसको बोलते हैं अवरक्त प्रकाश। क्या बोलते हैं? अवरक्त। देखिए लाल से क्या मिला? अवरक्त प्रकाश। ठीक, अवरक्त प्रकाश। चलिए प्रकाश भी लिख दे रहे हैं। बात समझ में आई? और 4000 एंगस्ट्राम से कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है वो होता है पराबैंगनी प्रकाश। क्या? पराबैंगनी प्रकाश। प्रकाश को भी लिख लो यहाँ पे। ये बातें समझ में आ गई आपको? तो इससे जो है बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। जैसे पूछा जाए कि जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिया जाए ना, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इसमें से तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा है? लाल रंग की। चाल किसकी ज़्यादा है? लाल रंग की। चाल किसकी सबसे कम है? ग्रीन की, यानी हरे की। और तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी है इसमें से? ग्रीन की। समझ गए? चलिए इतनी बात हो गई भाई। तो इसका आंसर तो आप लोगों को आ ही गया होगा, उसको बताने की ज़रूरत तो अब है नहीं, है ना? तो ये वाला जो है सी वाला आंसर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है ये अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। वाह वाह, पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। चलिए अब बताइए यहाँ से भैया, पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत कौन सा होगा? ये विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब से जो प्रकाश निकलता है, क्या वो हमको उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? ये बल्ब जल रहा है ना इधर उधर, तो उस प्रकाश में वस्तुएं दिखाई देती हैं ना, तो ये क्या होता है? बल्ब से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो दृश्य प्रकाश होता है, या कहेंगे कि परिदृश्य प्रकाश होता है। बल्ब से जो प्रकाश निकलता है वो कैसा प्रकाश होता है? ये परिदृश्य कह सकते हैं, या दृश्य प्रकाश भी इसको हम कह सकते हैं। बस समझ में आई? बल्ब से निकलने वाला प्रकाश कैसा होता है? ये होता है दृश्य प्रकाश। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। लाल गर्म लोहे की गेंद से, लाल गर्म लोहे की गेंद से, अब लाल गर्म लोहे की गेंद, अब इससे कैसा होगा भाई? अवरक्त होगा कि पराबैंगनी होगा या दृश्य प्रकाश होगा? कैसा होगा? देखिए आप लोग देखे होंगे ना, वो जो क्या बोलते हैं वेल्डिंग करते रहते हैं, वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे, तो वहाँ से जब उसमें शॉर्ट करते हैं और वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो लाइट निकलती है वो कैसी प्रकाश होती है? वही लाल गर्म लोहे की गेंद से निकलने वाला वही प्रकाश होता है। और वो उस प्रकाश को हम कहते क्या हैं? क्या कहते हैं जी? मेरे लिखने से पहले बता दीजिए क्या है? अवरक्त प्रकाश होता है। ठीक, अच्छा,
और सोडियम लैंप से, इससे भी जो है सोडियम लैंप से इसमें भी जो है देखा जा सकता है यहाँ से प्रकाश, तो ये दृश्य प्रकाश के अंतर्गत। और कार्बन आर्क लैंप से जो है ये निकलता है पराबैंगनी प्रकाश। क्या निकलता है? पराबैंगनी प्रकाश। बात समझ में आई? तो इसका आंसर तो आपको आ ही गया होगा। पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत कौन है? बिल्कुल सही। ये क्या हुआ जी? चलो, हाय, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये डी वाला इसका आंसर सही होगा। कार्बन आर्क लैंप से निकलता है पराबैंगनी प्रकाश। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये आपके सामने है। इसमें क्या कहा जा रहा है जी? चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य, ये लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तरंग दैर्ध्य समझिए 20 सेमी है। कितनी है? 20 सेमी। इसमें 20 सेमी तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य दिया हुआ हिंदी में ऐसे क्रम से लिखते चलें क्या? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कितनी है? 20 सेमी। तरंग दैर्ध्य 20 सेमी। और क्या? वेग दिया हुआ है। वेग या चाल करके लिख लीजिए। चलिए, वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आवृत्ति बतानी भाई। क्या बतानी है? आवृत्ति। समझिए, ये फार्मूला तो याद ही होगा, आवृत्ति बराबर चाल बटे तरंग दैर्ध्य। यदि नहीं याद है तो चलिए हम याद करा देते हैं अभी आपको। चाल बराबर, आपको ये फार्मूला तो याद ही है, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। अब ये चाल तो अपनी जगह चाल ठीक है, चाल ठीक है। दूरी को समझिए तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? एक कंपन, देखिए एक कंपन पूरा करने में जो समय, जो दूरी तय करता है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य इसको समझिए दूरी। तो एक चक्कर पूरा करने में जो जितनी दूरी तय करता है वो तरंग दैर्ध्य होती है। और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो क्या होता है? आवर्तकाल। होता है कि नहीं होता? आवर्तकाल। अब ये समझिए कि ये दूरी बटे समय हो गया, तो ये आ गया चाल। चाल बराबर आ गया दूरी बटे समय। और 1 बटे समय यानी 1 बटे आवर्तकाल को ही कहते हैं क्या? आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। तो अब हमको यहाँ से ये फार्मूला मिल गया क्या? कि चाल बराबर क्या मिला? चाल बराबर तरंग। देखिए ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जो है कभी भी जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से सब कुछ याद होता चला जाएगा। ठीक है, ये मिल गया तरंग दैर्ध्य। अब बताइए 1 बटे आवर्तकाल की जगह क्या लिखें हम? आवृत्ति ही तो लिखेंगे, है ना? क्या लिखेंगे? आवृत्ति। ठीक, तो ये आवृत्ति हो गई भाई। आवृत्ति इतनी आ गई। अब क्या करेंगे यहाँ से? आवृत्ति तो निकाल ही लोगे। अब क्या निकालना? आवृत्ति ही तो निकालना है। निकालिए आवृत्ति। कैसे निकालेंगे? चलिए आप लोग लगाइए हमसे पहले। यदि लगा लें तो कमेंट में ज़रूर इसका उत्तर बताइएगा कि कितना इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही आया। तो क्या निकालना है? आवृत्ति। चलिए यहाँ लिखते हैं आवृत्ति। और ये आवृत्ति बराबर क्या मिल गया? चाल बटे तरंग दैर्ध्य। चाल बटे तरंग दैर्ध्य। ठीक, तो चाल कितना हो गया? 3 × 10⁸ और बटे तरंग दैर्ध्य कितना है? 20 सेमी। 20 सेमी मतलब 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता तो 100 से भाग दे देंगे यहाँ पे हम। तो ये आ गया आपका 3 × 10⁸। इसको जो है डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिनको कैलकुलेशन कम आता है वो भी आसानी से सॉल्व कर पाएँ। देखिए 10⁻² है। अब 10⁻1 यहाँ आएगा 10⁻−1। अब ये देखिए 3/2 और गुणे में 10 की घात कितना बन जाएगा? 9। देखिए 1 माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आपका आया 1.5
गुणे 10 की घात 9 क्या आवृत्ति, इतनी हर्ट्ज। ठीक, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। अब देखिए मेगा हर्ट्ज में निकालना है, तो मेगा यानी 1 मेगा में 10 की घात 6 होता है, तो 10 की घात 6 इसमें कम कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात 3। देखिए हर्ट्ज को चलिए यच, उसमें यच जेड करके लिखे हैं ना, तो हम हर्ट्ज हिंदी में न लिख करके यच जेड करके भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, यच जेड। ठीक है, इतना हर्ट्ज। अब मेगा हर्ट्ज करेंगे, 10 की घात 6 इसमें कम कर लीजिए, मेगा हर्ट्ज। तो ये वाला ऑप्शन देखिए इसमें कहाँ पे है, 1.3। अच्छा, तो इसका गुणा करेंगे हम, तो 1520 इतना आएगा भाई। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं, इसमें आंसर हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी आपको चाल और तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के बीच संबंध वाला ये फार्मूला ऐसे याद रखेंगे, मान लीजिए भूल गया तब भी ऐसे निकाल सकते हैं, और ये कैलकुलेशन इस प्रकार से होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं भाई हम। अगला प्रश्न ये सामने आपके है, यदि किसी तरंग का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति हो जाएगी, आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो आवृत्ति कितनी गुना हो, तीव्रता कितनी गुना हो जाएगी। तो प्रकाश की तीव्रता मतलब जान लीजिए कितना प्रकाश दे रहा है ना, तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता को किससे प्रकट करते हैं, आई से। क्या बात है, प्रकाश की तीव्रता होती है आई। ठीक, और ये प्रकाश की तीव्रता जो होती है ये आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है जी। तो यहाँ से हमको मिलेगा आई बराबर के ए स्क्वायर। ठीक, ये मिल गई तीव्रता। अब देखिए कह रहे हैं कि आवृत्ति 2 गुनी कर दिया जाए, आवृत्ति 2 गुनी कर दिया जाए, तो कर लो फिर, ये मान लो तीव्रता यहाँ पे I1 है। अब आवृत्ति अगर 2 गुनी कर दोगे, ए है ना, पहले ए है तो बाद में हो गया मान लो 2a, आवृत्ति कितनी हो गई, 2a हो गई, तब कितनी हो जाएगी तीव्रता। तो यहाँ से करके देखेंगे हम लोग कैसे, ऐसे I2 बराबर कितना बनेगा, यहाँ से I2 यानी दूसरी आवृत्ति, नियतांक तो वही रहेगा, 2 गुना हो गया 2a का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया आपका यहाँ से I2 यानी बाद में आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4 के ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आया के ए स्क्वायर, यहाँ 4 के ए स्क्वायर, तो कितने गुना बढ़ गई, 4 गुना। तो चलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात समझ में आई, ये सी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, किसमें मापते हैं ध्वनि की तीव्रता को, हर्ट्ज में। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है जी, हर्ट्ज जो होता है ये आवृत्ति का मात्रक, अभी बताया था ना, आवृत्ति को किसमें नापते हैं, हर्ट्ज में, ये आवृत्ति का मात्रक हो गया। डेसिबल में क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता, क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापते हैं, डेसिबल में। ठीक है, और मीटर किसका मात्रक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, निचाई, गहराई। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। और सेकंड किसका मात्रक है, ये तो आप अच्छे से जानते हो, है ना, किसका मात्रक सेकंड। वाह, चलिए अब अगला देखते हैं। ये प्रश्न, ये क्या कह रहे हैं इसमें, यक्ष तथा वाई के मध्य प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध निकालना है इसमें। चलिए तो सॉल्व करते हैं अब हम लोग, इसमें प्रतिरोध कितना होगा। अच्छा, ये दिया है, तो इसमें प्रतिरोध देखिए क्या होगा, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध निकालते हैं तो उसको सीधे जोड़ देते हैं और समांतर में 1 करके हम क्रम से जोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं 3 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में हैं, तो यहाँ पहले लिखेंगे R1 बराबर 3 ये आ गया कितना, 6 ओम, R1 मिल गया 6 ओम। ठीक, ये इतने का काम हो गया। अब ये 6 ओम और ये 3,
6 और 3 ये दोनों हो जाएंगे समांतर, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखेंगे R2 बराबर, यहाँ से लिखेंगे हम R2, तो समांतर में 1 करके जोड़ते हैं, 1/R2 इज इक्वल टू 1/3 और ये 1/6। अब इसको सॉल्व करिए, ये आया 6, ठीक। अब 3 दूना 6 प्लस 6 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, 3/6 आया 1, ये 2, तो R2 का मान हो गया कितना, ये 2 ओम हो गया। इतने का काम हो गया, इतना जो है मिलके कितना हो गया, 2 ओम, 2 ओम। अब 2 इतना हो गया, ये 3 2 और ये फिर 3, ठीक है, ये 3 और ये 2 फिर ये 3। अब ये टोटल मिल करके कितना हो जाएगा भाई, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में बन गया। अब तो श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ देते हैं, तो जो तुल्य प्रतिरोध इसका आएगा वो आएगा 3 धन 3 धन 2, 3 3 6 8 ओम हो गया भाई। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा, यानी 8 ओम इसमें आएगा। ठीक, बात समझ में आई, अच्छी बात है। चलिए अब अगला देखते हैं। इसी प्रकार के एक प्रश्न हम आपको दे दे रहे हैं बना के, इसको आपको इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए भी बहुत ही सिंपल दे रहे हैं, ये आपका इस प्रकार से ये बी कर दे रहे हैं, इधर ए, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं 2 ओम, और इधर से ये शुरू करते हैं हम क्रम से, ये 2 ओम और ये 4 ओम और ये आपका 6 ओम, ठीक है। ये 1 1 2 ओम, ये 2 ओम। ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपको निकाल करके बताना है। चलिए इसको आप सॉल्व करिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए यदि नहीं आता तो कमेंट करेंगे आप लोग, तो ही इसको जो है सॉल्व करके अगले वीडियो में हम बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब ये कहाँ गया, अच्छा ये प्रश्न आ गया। तो इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 4 सेल जिनका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, और थोड़ा बड़ा कर दें, ये 4 सेल जिनका विद्युत वाहक बल। अब देखिए विद्युत वाहक बल जो है वो किससे प्रेरित करते हैं, विद्युत वाहक बल को ई से प्रेरित करते हैं। तो ई बराबर कितना है, 2 वोल्ट है ना, ई बराबर 2 वोल्ट। और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, 4 सेल है, वाह वाह, 4 सेल हैं जिनका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट। अब आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम, इनका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 0.1 ओम है। फिर सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस बैटरी को एक एमीटर 1.6 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। चलिए फिगर बना के बताएं क्या, चलिए फिगर बना के बताते हैं हम आपको कि 4 सेल जोड़ दें, ये सेल इसमें आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल आंतरिक प्रतिरोध, ये दूसरा सेल इसका आंतरिक प्रतिरोध, तीसरा सेल ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब तीनों सेल ये जो है किससे जुड़े हुए हैं, एक बैटरी, अच्छा एक बैटरी से और जुड़े हुए हैं, एक बैटरी और 1.6 ओम के प्रतिरोध से। चलिए एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा हुआ है 1.6 ओम का, और तथा एक आर भी लगा हुआ है इसमें, एक आर भी इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है। जल्दी से, अब इसमें जो है क्या कर रहे हैं, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट के सभी हैं, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.1 ओम, ये 0.1 ओम।
चलिए 0.1 0.1 ओम, ये हो गया भाई। इतनी कहानी है यहाँ पे। आगे क्या कर रहे हैं कि इनको सीरीज में जोड़ने पर 2 एम्पियर धारा बहती है। यहाँ से जो धारा बहती है वो 2 एम्पियर की धारा यहाँ से निकल रही है। अब आर का मान यहाँ पे निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। अब ये श्रेणी क्रम में जो विभव जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में विभव जो है, जितने विभव जोड़ा जाता है वही अलग अलग बन जाता है। तो सब में विभव जो है टोटल निकालेंगे तो कुल विद्युत वाहक बल जो है वो कितना आएगा। एक सेल का 2 है तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, पहले इसको लिख लेते हैं। कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं। कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना आएगा। ये 2 को कितनी बार जोड़ना है, 4 बार। अब 2 को जब 4 बार जोड़ देंगे तो आएगा 8 वोल्ट। ठीक, ये आ गया 8 वोल्ट कुल विद्युत वाहक बल। और कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लीजिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो प्रतिरोध भी जो है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा भाई। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 0.1 को कितनी बार जोड़ना है, 0.1 को जोड़ना है 4 बार। तो 0.1 को जब 4 बार जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 0.4। ठीक, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अच्छा, कुल आंतरिक प्रतिरोध मिल गया। अब देखिए ये सब श्रेणी क्रम में है ना, तो कुल विद्युत वाहक बल देखिए डायरेक्ट अब लिख रहे हैं हम। धारा बराबर, देखिए I बराबर होता है V/R। ये फार्मूला आपको अच्छे से पता है, क्या पता है, I बराबर V/R, यानी धारा बराबर विद्युत वाहक बल कह लीजिए या विभव कह लीजिए बटे में प्रतिरोध होगा। विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। तो अब हमको निकालना क्या है, धारा। तो धारा का मान यहाँ कह रहे हैं कितना है, धारा का मान कह रहे हैं कितना है, 2 एम्पियर। धारा 2 एम्पियर। तो धारा बराबर ये आपका हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। ठीक, और बटे में क्या होगा, कुल प्रतिरोध, बटे में कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो धारा आपकी हो गई कितनी, 2 एम्पियर। धारा जो है कह रहे हैं 2 एम्पियर और कुल विद्युत वाहक बल आपको मिल गया 8। और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हो गया आंतरिक वाला स्मॉल r, और क्या क्या है, एक r है और एक 1.6 है और प्लस r। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए भाई। तो 2 बराबर ये आपका आया 8 और नीचे 6 4 10, ये हो गया 2 प्लस r। अब ये इसको काट दे रहे हैं, इसे 1 एकम 1 और 1 चौके 8। ठीक है, तो अब ये आपका मिल गया, इधर गुणा कर लीजिए, 2 प्लस r = 4। ये तो कैलकुलेशन आप लोग कब का कर चुके होंगे, हम भी कर दे रहे हैं सांत्वना के लिए कि कितना आंसर आएगा। ये घटाइए तो 2 आया। तो r का मान 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें जी, ये बी वाला इसमें सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर लें। एक बिजली के हीटर पर अंकित है 2 किलोवाट। चलिए 2 किलोवाट अंकित है, 250 वोल्ट बिजली खर्च की दर ₹5 प्रति यूनिट है। 5 घंटे में लगातार चलाने, 5 घंटे तक लगातार चलाने बिजली का खर्च कितना आएगा। तो खर्च के लिए हमको निकालना पड़ता है क्या, यूनिटों की संख्या। तो पहले निकालेंगे हम यूनिटों की संख्या। अब निकाल लेंगे हम लोग यहाँ क्रम से यूनिटों की संख्या। अब यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। क्या फार्मूला पहले लिख देते हैं, वाट गुणे घंटा और गुणे दिन बटे में 1000, ये होता है ना। अब यहाँ से देखिए यूनिटों की संख्या के लिए कैसे निकालेंगे। वाट कितने वाट का है भाई, 2 किलोवाट। 2 किलोवाट मतलब डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं 2000 वाट। कितने घंटे तक चलता है जी, 5 घंटे तक। कितने दिन तक नहीं पता, 1 मान लो, और बटे में 1000। ठीक है, तो ये काट देंगे भैया 1000, ये 5 दूना 10 आ गया।
तो 10 यूनिट खर्च हुई है और 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से खर्च हो रही है, तो कितना रुपए लगेगा? 50 रुपए। चलिए इसका ये आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मान जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड में निकालना। अच्छा, ये ग्राम सेंटीग्रेड भी यहाँ होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं कि 0.1, चलिए इधर लिखते हैं छोटा छोटा, ब्लैक से शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या मिला? ये कह रहे हैं ऊष्मा 0.1, ऊष्मा कितनी है? 0.1, रेड से लिखें, ऊष्मा है 0.1 क्या कैलोरी प्रति ग्राम, प्रति ग्राम मतलब बटे में ग्राम लिख दे रहे हैं। चलिए प्रति ग्राम अंश सेल्सियस, ठीक। और इसी को बदलना है हमको किसमें? जूल। तो देखिए यही बदल लेते हैं, ये आपका आ गया 0.1, ठीक है। अब कैलोरी, 1 कैलोरी में कितने जूल होता है? 4.2 जूल होता है, ठीक है। अंश सेल्सियस मान लीजिए इसमें है ही, अंश सेल्सियस तो वही रहेगा। अब चलिए यहाँ जूल भी लिख देते हैं। 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल अंश सेल्सियस, ये हो गया। और बटे, देखिए ये ग्राम में था ना, कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेंटीग्रेड था, हमको निकालना क्या? जूल प्रति किग्रा अंश सेंटीग्रेड। तो बटे में किग्रा, ये ग्राम है, तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? यहाँ लिखेंगे किलोग्राम बटे 1000। अब ये गुणा हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक। यही कैलकुलेट कर लीजिए भाई अच्छे से, तो आपको ये कितना मिल जाएगा? यहाँ से कैलकुलेट करिए, ये मिलेगा आपको 1000 से गुणा करिए। देखिए 10 से गुणा करेंगे, इसमें ये गायब हो गया। चलिए यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं 42.1 से गुणा करिए तो 2 अंक पर दशमलव इतना हो गया, और गुणे 1000 मतलब 10 की घात 3 आया क्या? जूल अंश सेल्सियस या किग्रा, जूल प्रति किग्रा, ऐसे करिए, जूल प्रति किग्रा अंश सेल्सियस, ठीक है। अब ये जब 10 की घात 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, 3 अंक दशमलव इधर कर लीजिए, तो ये 420 आ गया। 420 जूल प्रति किग्रा अंश सेल्सियस, ठीक है। तो अच्छा, ये घात के रूप में लिखा है, तो 4.42 10 की घात 3, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक। ये दशमलव यहाँ से हटाना नहीं है, यही ऑप्शन दिया तो यही लगा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया कैसे किए? कैलोरी को जूल में बदलें और ग्राम को किलोग्राम में बदल करके सॉल्व कर लिए। चलिए अब अगला देखते हैं। इसके बाद ये 74वां प्रश्न, ये निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए जो गैसें जो है वातावरण में ऊष्मा देती हैं वो क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो ये CO2 आपका ये ग्रीन हाउस गैस है, CO2 भी है, ये आपकी CO2 भी है ग्रीन हाउस गैस, N2O भी है, CH4 भी है, आपकी ओजोन भी जो है ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। इसमें हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका मतलब यही बी वाला आंसर इसका सही होगा, ठीक। ये ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये 75वां प्रश्न, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। ये एक तरल A जिसका द्रव्यमान 200 ग्राम तथा तापमान 120 सेंटीग्रेड दूसरे तरल B में मिलाया जाता है जिसका तापमान 20 सेंटीग्रेड है। मिलाने पर परिणामी तापमान 40 सेंटीग्रेड पाया जाता है। तरल B का प्रारंभिक ताप यानी दूसरे का प्रारंभिक
द्रव्यमान निकालना, कितना द्रव्यमान था ये बताना है भाई हमको। तो चलिए इसको देखते हैं, ये फिगर बना के आपको चलिए ऐसे बता देते हैं कि दो पात्र हैं, एक में एक ए है दूसरा बी है, ठीक है। फिर ये ए आपका हो गया, ये बी हो गया, इसमें जो है द्रव भरा हुआ है और इसमें भी द्रव भरा हुआ है, ठीक। अब इसमें आगे की कहानी क्या है कि ए जो है इसका द्रव्यमान है 100 ग्राम, यहाँ ये कितनी मात्रा में है 100 ग्राम है, ठीक, ये 100 ग्राम है। और तापमान इसका है 120 अंश सेंटीग्रेड, और दूसरे बी तरल में मिलाया जाता है जिसका जो है तापमान 20 अंश सेंटीग्रेड है, इसका तापमान 20 अंश सेंटीग्रेड है। मिलाने पर परिणामी तापमान, चलिए इसको जब मिला देते हैं दोनों को, देख पा रहे हैं दोनों का, ये 100 ग्राम है, इसकी मात्रा हमको पता नहीं है, और लास्ट में कह रहे हैं इसी का मान बताइए आप, हैं क्या बताना है कि ये द्रव्यमान कितना है ये पूछा जा रहा है इसमें, ठीक। तो इसका द्रव्यमान पूछ रहे हैं, तो द्रव्यमान यहाँ हम मान लेते हैं कि यम ग्राम है, कितना ग्राम, यम ग्राम इसका द्रव्यमान है। अब इन दोनों को मिला करके दोनों को एक तीसरे पात्र में मिला दिया जाता है, दोनों द्रव को मिला दिया जाता है भाई। और जब मिला दिया जाता है तो जिसका तापमान ज़्यादा है, देखिए इसका तापमान 120 है और ये कम हो जाएगा, 100 जिसका 20 अंश सेंटीग्रेड है उसका तापमान जो है बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 40 अंश सेंटीग्रेड। अब इसका तापमान जो है ये हो गया कितना 40 अंश सेंटीग्रेड हो गया भाई, इसका तापमान 40 अंश सेंटीग्रेड हो गया। अब तरल बी का प्रारंभिक द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना था ये निकालना। प्रश्न तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए अब देखते हैं, तरल ए की विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है, बी दोनों की विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है। अब दी गई अथवा ली गई ऊष्मा जो होती है वो कितनी होती है, द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा और गुणे ताप में परिवर्तन, ये दी गई अथवा ली गई ऊष्मा होती है। द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा, और ये ताप में वृद्धि अगर हो रही है तो डेल्टा टी हो गया, तो ताप में वृद्धि हो रही है तो वो ली गई ऊष्मा है, ताप में कमी हो रही है तो दी गई ऊष्मा होती है। तो ये डेल्टा टी क्या है, कमी या वृद्धि, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ से क्या कि ए का ताप कम होगा, मतलब इसने ऊष्मा दिया, ए ने ऊष्मा दिया, बी ने ऊष्मा लिया, तो ए द्वारा दी गई ऊष्मा बी द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगी, जितनी ऊष्मा ये देगा उतने तो ये लेगा, है ना। तो यहाँ हम निकालेंगे ए द्वारा दी गई ऊष्मा, ए द्वारा दी गई ऊष्मा, तो निकालिए भैया ए द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी होगी, यहाँ लिखेंगे ए द्वारा दी गई ऊष्मा। अब ए ने कितनी ऊष्मा दिया भैया, ए का द्रव्यमान कितना 100 ग्राम कर लो, हैं यम यस डेल्टा टी, यस कितना है ए का, ए की विशिष्ट ऊष्मा 0.8 हो गई, और गुणे ताप में परिवर्तन कितना हुआ, इसका था तापमान 120 और हो गया कितना 40, तो ताप में परिवर्तन कितना हुआ 80। अब चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं यहीं पे, तो ये जो है 100 से गुणा यहाँ कीजिए, आ गया आपका 80, और इधर गुणे करिए, इसको घटाएंगे तो आएगा ये भी 80, है ना, 12 4 8, हाँ 8 4 12, तो ये हो जाएगा 8 8 64। अब ये इतना हो गया भैया दी गई ऊष्मा। अब निकालेंगे हम क्या, बी द्वारा ली गई ऊष्मा, क्या लिखेंगे, बी द्वारा क्या ली गई ऊष्मा, बी द्वारा ली गई ऊष्मा। अब बी का द्रव्यमान तो हमको पता नहीं, वही निकालना है, तो यम द्रव्यमान मान लेते हैं, और इसकी विशिष्ट ऊष्मा बी की कितनी है 4.2, ठीक। और गुणे ताप में परिवर्तन, चलिए डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग, ताप में परिवर्तन कितना हुआ अभी में, पहले कितना था 20 था, हो गया 40, तो ताप में परिवर्तन कितना हुआ 40 माइनस 20, ठीक। अब ये हो गया भाई यम गुणे 4.2, और इसको घटाएंगे तो आएगा 20, अब ये कर लो गुणा, तो यम गुणे, अब ये करेंगे गुणा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, है ना, 1 अंक दशमलव ये 0 हटा दो,
बात समझ में आई? ये 0 करेंगे 1.84 वही आ गया। अब ये दोनों उष्माएं बराबर होंगी, दोनों बराबर कर लीजिए भाई। तो दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, तो यहाँ से करेंगे हम कि ये दोनों उष्माएं बराबर कर लीजिए। यम गुणे कितना आया है 84, या फिर इसी को ऐसे लिखिए अच्छा लगेगा। तो ये आएगा 84 यम बराबर कितना, ये 6400। ठीक, तो यहाँ से यम बराबर आपका आएगा 6400 बटे में 84। अब ये काटिए भैया, 2 से 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8 और 4 एकम 4। अब ये 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 छंग 24, ये 16 चौको 64, 0 ये हो गया भाई। अब इसको काटेंगे कैसे, इसको जो है भाग दे दीजिए भाई। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 3 या 7 से तो ये कटेगा नहीं, तो भाग देना पड़ेगा भाई। तो 1600 भागे 21, ये भाग दे करके आप ऑप्शन इसका, इस भाग दे करके इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। और वैसे कैसे लगाना है ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये इसमें क्या कह रहे हैं, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में आयनीकरण विभव का मान सबसे कम होगा। तो किसका आयनीकरण विभव सबसे कम होगा? देखिए आयनीकरण विभव मतलब वही आयनन विभव। क्या? आयनन विभव। तो आयनन विभव होता क्या है पहले समझ लीजिए। आयनन विभव इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, देखिए ध्यान समझिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, यानी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या कह लीजिए आवश्यक ऊर्जा, ऐसे लिखेंगे, निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वही क्या होती है, आयनन विभव होता है। बात समझ गए? अब देखेंगे किससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा लगेगी, किसमें ज़्यादा लगेगी। इसमें पूछ रहे हैं आयनन विभव जिसका कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जिसमें कम ऊर्जा लगेगी उसी का आयनन विभव कम होगा। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन को निकालना, जैसे समझिए इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जितनी ऊर्जा लगेगी वो जो है आयनन विभव। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कब ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, जब आकर्षण इलेक्ट्रॉन के प्रति अधिक होगा। जैसे समझिए मान लीजिए एक समोसा है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी है, कोई खाने वाला सामान है, जरूरी नहीं समोसा, कोई भी चीज़ खाने वाली सामग्री है, भूख आपको बहुत ज़्यादा लगी है ना, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो उस खाने वाली सामग्री के अलावा और कुछ आपको मिल नहीं सकता। तो उसको खरीदने के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ जो भी आपके पास है वो धन आप दे सकते हैं, उसका मूल्य बढ़ जाएगा आपकी भूख के अनुसार, आपके उसके प्रति आकर्षण के कारण। आपका पेट भरा हुआ है, कोई खाद्य सामग्री आपको कोई महंगी दे तो आप नहीं लेंगे, है ना, तो आपका आकर्षण उसके प्रति कम है, उसके प्रति आकर्षण कम है तो ऊर्जा कम देंगे। बात समझ गए? तो यदि आकर्षण अधिक है, ये मान लीजिए, चलिए उल्टा समझिए, ऐसे ये पेन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये ना रहे हमारे पास तो हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे, इसको आप हमसे मांगिए, हम नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इसके प्रति हमारा आकर्षण अधिक है ना। तो इसको अगर निकालना है हमारे पास से तो ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी, ज़्यादा खर्च आपको करना पड़ेगा। और कोई ऐसी वस्तु है जिसका हमारे प्रति आकर्षण बहुत कम है, उसके प्रति आकर्षण हमारा बिल्कुल भी नहीं है, तो उस वस्तु को हम आसानी से आपको दे देंगे, यानी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। बात समझ गए ना? तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है वही है भैया आयनन विभव। अब देखिए इन सब का देख लेते हैं स्थिति क्या है, कौन इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, कौन नहीं देना चाह रहा है। लिथियम का 3 होता है, 2 1 हो गया आपका। और ये दूसरा ऑप्शन बी में ये कौन है, सोडियम है। तो सोडियम की क्या स्थिति भाई, सोडियम के पास 11 टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 1 हो जाएगा। इसके तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, बात समझ रहे हैं। और फिर आगे आपका आ गया मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इसका 2 8 2 स्थिति आ गई। अब यहाँ एल्युमिनियम का भी लिख लेते हैं, एल्युमिनियम में 13 है, तो 2 8 3, ठीक है। तो बाहरी को देखिए, कोष संख्या यहाँ 2 है, तो बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में है, तो ये दूसरे कोष में है, तो यहाँ आकर्षण अधिक है इसकी अपेक्षा, सोडियम की अपेक्षा इसमें आकर्षण अधिक है, तो इन दोनों में सोडियम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा, यानी इसमें कम ऊर्जा लगेगी। इन दोनों में कम ऊर्जा किस में लगेगी,
सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा लगेगी। अब यहाँ इन तीनों में तुलना कर लीजिए, इन तीनों में बाहरी कोष में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ जो देखिए जब कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है, कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, और जब नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो इन तीनों में किसमें, इसमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यहाँ कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आयनन विभव सबसे कम किसका होगा? अगर सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से, आपने सुना तो इसका उत्तर आपने बता दिया होगा कि इसका उत्तर होगा सोडियम। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद हम लोग ये 77 3 प्रश्न और आपके बचे हुए हैं, इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से अच्छे से। चलिए, आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर कक्षाओं की संख्या एक समान रहती है, बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। देखिए क्या कह रहे हैं भाई, बाएं से दाएं ओर जाने पर, तो चलिए बाएं से दाएं ओर हम 2-3 तत्व लिख दे रहे हैं। ये लीजिए, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे हमने लिख दिया। अब बोरान का होता है परमाणु क्रमांक 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 होता है। ठीक है, अब जो है इस 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 3। यहाँ 6 का हो गया, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 4, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 5, पहले में 2, दूसरे में 6। अब देखिए बाएं से दाईं ओर जब हम आए तो कोषों की संख्या कितनी है? यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो कोषों संख्या बढ़ रही है, घट रही है? कुछ नहीं हो रहा है, समान है। तो बाएं से दाईं ओर जाने पर कोषों संख्या समान रहती, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ऊपर से नीचे की ओर जब जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जब जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा कि ये यहाँ बोरान के नीचे यहाँ मिलेगा हमको, क्या मिलेगा भाई? एल्यूमिनियम। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। यहाँ है एल्यूमिनियम का होता है 13। ठीक है, चलिए इतना ही लिख देते हैं। तो 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना मिलेगा? 13 का 2, 8, 3। अब कोषों संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो बाएं से दाएं जाने पर कोषों संख्या समान रहती है, ऊपर से नीचे आने पर कोषों संख्या बढ़ती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, चलिए इनको क्रम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। वाह भाई वाह, वाह क्या आ गया। ए, बी, सी एवं डी में सबसे आसानी से आयनीकृत होने वाला तत्व है यदि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित है। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता मतलब बांधना यानी देना, इलेक्ट्रॉन देना। तो कोई इलेक्ट्रॉन ले करके, देखिए बांधना मतलब लेना, वही समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन को ले करके जितनी ऊर्जा देता है, समोसा आपको मिलेगा, आप कुछ खर्च करोगे, समोसा मतलब इलेक्ट्रॉन, जो खर्च करोगे यानी ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन को ले करके जितनी ऊर्जा देता है वो होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझ गए? अब इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को ले करके दी गई ऊर्जा अगर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ले करके दी गई ऊर्जा अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वही इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है। बात समझ गए? इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन को ले करके दी गई ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ऐसे कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जितनी ऊर्जा देता है, दी गई ऊर्जा जितनी ऊर्जा देता, चलिए ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जितनी ऊर्जा क्या करता है? देता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद जितनी ऊर्जा देगा, ठीक है, जितनी ऊर्जा देगा इलेक्ट्रॉन को लेकर के, वही होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन को ले करके अगर ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है, कम है। तो देखिए यहाँ किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है? कौन सा अंक सबसे ज़्यादा? 3.7, 3.5, 3.2, 3.3। तो ये 3.5 यानी बी वाले की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये ज़्यादा ऊर्जा देगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर के ज़्यादा ऊर्जा देगा, समोसा को लेकर के ज़्यादा पैसा देगा। समझ रहे? समोसा को लेकर के ज़्यादा पैसा देगा, इसका मतलब समोसे के प्रति आकर्षण अधिक है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेगा तो ऋणावेशित हो जाएगा,
तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऋण आवेशित हो जा रहा है, मतलब आयनित हो जा रहा है भाई। तो जिसका ये बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यदि इसका आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये अधिक ऊर्जा देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण इसमें अधिक है, तो ये ऋण आवेशित आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉन का ना लाभ ना हानि। देखिए हानि मतलब क्षरण या कमी कर लीजिए, चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्षरण मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, या कह रहे हैं कि कमी या अधिकता या इनमें से कोई नहीं। देखिए समझिए पहले ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को एक बार में समझ लेते हैं। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण, थोड़ा जल्दी समय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐसे याद रखिए कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, जल्दी के चक्कर में और लेट हो जाता है, आराम से पढ़िए। ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, दोनों बातें होती हैं। हाइड्रोजन कम हो रहा है तब भी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन अधिक हो रहा है तब भी ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तब भी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या या कह लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तब भी ऑक्सीकरण। ये तीन बातें होती हैं भाई यहाँ पे। कितनी बातें होती हैं, तीन बातें। ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन निकलता है या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ऑक्सीकरण संख्या में बड़ी वृद्धि होती है, तो ये ऑक्सीकरण होता है। इसी का उल्टा होता है आपका अपचयन। क्या होता है, अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है बताइए भाई, अपचयन में इसी का उल्टा होगा। क्या होगा कि ऑक्सीजन निकलता है या कह लीजिए ऑक्सीजन की कमी आती है या कह लीजिए ऑक्सीजन निकलता है। और दूसरी बात हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं तीनों में से जो कोई भी चीज़ चारों में से हो तो वो क्या होता है, अपचयन। हाइड्रोजन जुड़ रहा है तब भी अपचयन, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही तब भी अपचयन, ऑक्सीजन निकल रहा है तब भी अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तब भी अपचयन। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है इलेक्ट्रॉन की हानि। देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बात समझ गए, तो एक से ही आंसर मिल जाएगा। इतनी 4 से 8 चीज़ों का, इनको अच्छे से आप याद रखिए। चलिए अब अगला देखते हैं, इसमें कौन सा सही होगा जी, आया समझ में ना, कौन सा सही होगा भाई, पहला वाला, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ये। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग भाई। ये अंतिम प्रश्न आपका सामने आ गया, बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है। जल किस में उपस्थित होता है भाई, धोने के सोडे में जल उपस्थित होता है। धोने का सोडा यानी धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 10H2O। तो इस प्रकार से ये आपका 20 प्रश्न इस प्रकार से कंप्लीट हो गया 2016 का। तो इसके बाद बचे हुए सभी प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लोग क्रम से इसी प्रकार से डिटेल से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।